गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस। एक्चुअल में ब्रेक इवन एनालिसिस एक ग्राफिकल टेक्निक है आपको एनालाइज कराने के लिए कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रोडक्शन वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को हम पहले समझ लेते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस हम कर क्यों रहे हैं। कोई भी बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें अपने बहुत से इनपुट्स लगाते हैं। वो इनपुट आपके कॉस्ट को लेके हो सकते हैं, लेबर को लेके हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस्ट को लेके। कॉस्ट को लेके आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें दो तरह की कॉस्ट आती है। एक आती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और एक आती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है ये आप समझ लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। तो जब कंपनी आप स्टार्ट करते हैं तो या तो आप उसको सेटअप करेंगे या आप रेंट पे लेंगे। दोनों कंडीशन में जो सेटअप कॉस्ट होती है या रेंट की कॉस्ट होती है वो फिक्स होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कंपनी इस समय रेंट पे ली है जिसका रेंट है 50,000 पर मंथ। ठीक है, तो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट मींस प्रोडक्शन से उसका फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जिस मंथ से उसको रेंट पे ले लिया है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 रुपीज़ डन हो गई है। अब आप या तो उसको रन करें या ना रन करें, आपको 50,000 तो देनी ही पड़ेगी। मींस अगर आप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो भी आपको 50,000 देना है और प्रोडक्शन आप नहीं भी स्टार्ट करते हैं तो भी 50,000 देना है। साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स का करेंगे तो भी 50,000 देना है। प्रोडक्शन आप 1 लाख का करेंगे तो भी आपको 50,000 देना है। मींस मोटे मोटे तौर पे फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से, या बोला जाए टाइम के भी अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आप ऐड कर सकते हैं? रेंट की कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। जो एम्प्लॉई, जो परमानेंट वहाँ के एम्प्लॉई हैं जिनको प्रोडक्शन वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड। आप ये देखिएगा जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। HR तो मीन्स ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी जिसका प्रोडक्शन वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीज़ें, ऐसे रिसोर्सेज आपके जिनका आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी से कोई भी मतलब नहीं पड़ रहा है, उनको आप ऐड कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में। ठीक है, ये हमेशा आपकी कांस्टेंट रहेगी। सिक्योरिटी गार्ड को आपको पे करना ही करना है, रेंट आपको पे करना ही करना है। और ऐसे एम्प्लॉय जो आपके परमानेंट हैं, फॉर एग्जांपल आपका HR डिपार्टमेंट, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, ये आपके प्रोडक्शन वॉल्यूम से इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इंडस्ट्री में अगर इनकी बात करी जाए तो ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी, ये आपकी फिक्स रहेगी, ये आपको बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको पे ही करनी है। ठीक, तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम इस चार्ट पे, इस ग्राफ पे अगर हम शो करना चाहें तो देखिए ये वाई एक्सिस आपको कॉस्ट को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस आपकी प्रोडक्शन वॉल्यूम को शो कर रहा है। तो कॉस्ट के टर्म में अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को देखें तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम चाहे 0 हो तो भी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी लग रही है, वॉल्यूम चाहे 100 हो, 1000 हो या 1 लाख हो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है। अगर मान लीजिए मैं ये डस्टर ही मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए ये मैं डस्टर ही मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो एक डस्टर बनाने में हमको इतनी वुड लगेगी, इतना फॉर्म लगेगा। ठीक, तो हमें कितने का पे करना पड़ेगा? इतनी वुड का, इतना फॉर्म का। ठीक है, और अगर मैं ही इसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी जो मैं इसको आज एक दिन में मैंने एक बनाया तो मुझे एक दिन की सैलरी जो होगी, तो इस डस्टर की जो कॉस्ट होगी डायरेक्टली जो इन्वॉल्व हो रही है वो ये हो गई। ठीक, अब एक डस्टर इतना मटेरियल, एक एम्प्लॉय, 2 डस्टर ज़्यादा मटेरियल, 3, 10, 100, ठीक है, 1000। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका
कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है आपके डायरेक्टली प्रोडक्शन वॉल्यूम से, और इसका रिलेशनशिप लीनियर होता है। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक, हाँ, ये जो मैंने यहाँ से बनाया है वेरिएबल कॉस्ट को, वो इसलिए क्योंकि आप अपनी कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना। डस्टर ऐसा तो नहीं मैंने हवा में शुरू कर दिया बनाना, पहले उसके लिए कुछ सेटअप भी तो लगा। तो वो सेटअप कॉस्ट जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है उसको ऐड करेंगे। विदाउट सेटअप कॉस्ट के आप डस्टर क्या रोड पे बनाने बैठ जाओगे? नहीं, आपके लिए कुछ तो स्टार्टिंग चाहिए होगा जो आपको फिक्स फॉर मशीनरी चाहिए होगा, कंपनी चाहिए होगी, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगी, तो उस चीज़ के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं, आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया सेट, और वेरिएबल कॉस्ट हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। अब बात आती है टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट क्या होता है? ये टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट आपकी कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है पर्टिकुलर आइटम में, उसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट आपका होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर अब 100 यूनिट की बात कर रहे हैं, आप अगर 100 यूनिट की बात कर रहे हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? ये हो जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट 100 के लिए। ठीक है, ये x1 है अगर, तो इसके लिए आपकी टोटल कॉस्ट ये हो जाएगी। 1000 के लिए अगर बात करें तो ये आपकी टोटल कॉस्ट 2 हो जाएगी x2 के लिए। ठीक है, क्वांटिटी के लिए ऐसे आपकी टोटल कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आपका जुड़ेगा तो आपकी टोटल कॉस्ट इस तरीके से निकल आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट की। आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, फिक्स्ड कॉस्ट लगी, वेरिएबल कॉस्ट लगी, प्रोडक्ट बन गया। अब आपको प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है। अब प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगा सेल होने के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, आपकी कोई एक कॉस्ट तो निर्धारित करेंगे। अगर इस डस्टर को हम 6 रुपीज़ या 10, मान लीजिए 10 रुपीज़ का एक डस्टर बना रहे हैं, ये हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। 10 रुपीज़ हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम सेलिंग कॉस्ट कितनी रखेंगे? हम सेलिंग कॉस्ट जो रखेंगे वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट से तो ज़्यादा ही रखेंगे, ताकि हमारा जो इनपुट लग रहा है वो तो रिकवर हो जाए। तो उसके लिए हम हमेशा वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट जो है वो ऐसे रखेंगे जिससे हमारा वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए। हमें टारगेट करना है टोटल कॉस्ट को। तो आप सेलिंग कॉस्ट का जो कर्व है, सॉरी लीनियर रिलेशनशिप जो है वो 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये आपकी हो गई सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, ये आपकी सेलिंग कॉस्ट हो गई। अब आप ये देखिए कि सेलिंग कॉस्ट जो है वो हमने एकदम ओरिजिन से स्टार्ट किया। क्यों? फिक्स्ड कॉस्ट ऐड हुई थी आपकी वेरिएबल कॉस्ट में, लेकिन हमको क्या है, सेलिंग तो हम अपना प्रॉफिट अभी तक तो हम लगाते जा रहे थे, हम रिकवर कहाँ से करेंगे? हम तो इनिशियल पॉइंट से ही रिकवरी स्टार्ट करेंगे ना। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इस कर्व को यहाँ से स्टार्ट किया है। इसके बाद अब आप एक चीज़ देखिए, जो स्लोप होता है सेलिंग कॉस्ट कर्व का, वो वेरिएबल कॉस्ट के कर्व से ज़्यादा होता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट के जो लाइन है उससे आपका सेलिंग कॉस्ट के लाइन का कर्व स्लोप ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? अगर आप इसको ज़्यादा नहीं रखेंगे तो ये तो हमेशा देखिए वेरिएबल कॉस्ट के नीचे ही रहेगा। और आप बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं? बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं ताकि आप प्रॉफिट गेन कर सकें। अब आप ये सोचिए कि आपको प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है, आप बिजनेस रन किए जा रहे हैं बट आपको प्रॉफिट ही नहीं गेन हो रहा, तो उस बिजनेस का फ़ायदा क्या है? तो आपको इस तरीके से बिजनेस रन करना होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका रिटर्न आना स्टार्ट हो जाए, मीन्स आप प्रॉफिट गेन करना स्टार्ट कर दें। कुछ टर्म्स होते हैं जिन टर्म्स को हमको इवैल्यूएट करना है कि उनका मतलब क्या है। एक ये पॉइंट आप देखिए, जहां पे जो हमारी सेलिंग कॉस्ट की लाइन है वो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है।
ठीक, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। इस इंटरसेक्ट पे अगर आप चेक करिए तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या हुई, जो टोटल कॉस्ट है वो क्या हुई, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट आपकी हो गई फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। देखिए अगर हम बात करें इसे, और सेलिंग कॉस्ट क्या हो गई, इसी पॉइंट पे आपकी टोटल सेलिंग कॉस्ट भी हो गई, जो कि टोटल कॉस्ट के बराबर हो गई। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर टोटल कॉस्ट आपकी सेलिंग कॉस्ट के बराबर आ जा रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मींस इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट से इधर की बात करें, इस पॉइंट से आप इधर आइए तो ये जो ग्राफ है, इस सेक्शन में आप कहीं भी रहेंगे, मींस ये जो यूनिट है, एक्स यूनिट जो है, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, इससे अगर पहले आप जितना भी प्रोडक्शन करेंगे, जितना भी प्रोडक्शन करेंगे, जितना भी सेल करेंगे, आपको हमेशा लॉस होगा। इस पॉइंट से पहले आप सिर्फ लॉस को ही अचीव करेंगे, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करेंगे, आपको जो भी मिलेगा वो आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमें अपने बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ब्रेक इवन पॉइंट हम जितनी जल्दी से जल्दी अचीव कर लें वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। हमें ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी से जल्दी अचीव करना होता है, ठीक है। अगर ये और लेट अचीव होगा तो हमारा प्रॉफिट होना और देर से स्टार्ट होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी से जल्दी अचीव कर लें, ठीक है। इस ग्राफ में बेसिकली अभी इतना ही है, बाकी और क्या क्या चीजें होती है मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूं। फॉर्मूले आप समझ लीजिए। देखिए जो एक सेलिंग कॉस्ट होती है, जो एक सेलिंग कॉस्ट होती है उसमें क्या क्या आता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब हम जाते हैं अपने फॉर्मूलों के लिए थोड़ा सा। देखिए प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है आपकी जो सेलिंग कॉस्ट है उसमें से टोटल कॉस्ट को घटा दीजिए। जो डिफरेंस होगा टोटल कॉस्ट, जो डिफरेंस होगा टोटल कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट का, वही आपका प्रॉफिट होता है। साथ ही साथ टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट को ही स्टार्ट करते हैं। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस, एक डस्टर का सेलिंग प्राइस क्या था 10 रुपीज, इंटू टोटल यूनिट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट प्लस एक यूनिट, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट, ये आपकी वेरिएबल। देखिए सेलिंग कॉस्ट क्या होगा, एक यूनिट का सेलिंग कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ यूनिट। फॉर एग्जाम्पल एक डस्टर बना रहे थे तो उसका सेलिंग कॉस्ट 20 रुपीज है, ठीक है। तो 100 डस्टर बना रहे हैं तो टोटल सेलिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 इंटू एक डस्टर की कॉस्ट, सॉरी 100 इंटू एक डस्टर की कॉस्ट। अब एक डस्टर की वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज है तो 100 यूनिट्स के वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 10। उसी तरीके से सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। जब हम प्रॉफिट निकालने पे जाएंगे तो प्रॉफिट होता है सेलिंग कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट घटा दो। आपने जितना सेल किया और जितना आपका लगा उनका जो डिफरेंस होगा वही तो प्रॉफिट होगा। टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको और एक्सपेंड करके लिखा S इंटू एक्स, ये वाली, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस V इंटू एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉफिट। बेसिकली ये आपका फॉर्मूला हो गया। लेकिन अब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आपको फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे देखिए क्या हो रहा है,
ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट जीरो होता है। ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन होती है, जहां पे ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। तो इस चीज को हम लेके चलते हैं। तो यहां हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 0 s इंटू एक्स एफ प्लस वी एक्स। इसको ट्रांसफॉर्म किया तो x एट बी ई पी, क्योंकि अब हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं, तब आपका फॉर्मूला आ जाएगा ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का कितनी यूनिट आपको बनानी है, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर्टिकुलर एक यूनिट की। तो ये आपकी नंबर ऑफ यूनिट आ जाएंगी कि ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचने के लिए आपको कितनी यूनिट बनानी होंगी, कितनी यूनिट आपको बेचनी होंगी जिससे आपका नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन आ जाए। तो ये एक आपका फॉर्मूला हो गया।